Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and you're watching our lectures and today we will be talking about CSS anxiety। और ये होती है, बहुत बुरी होती है, और ख़ास तौर पे जब इंसान क्वालिफाई ना कर सके या ही रिमेंस अनएलोकेटेड तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि पेपर्स होने वाले हैं तो हम इसकी बात करेंगे कि ये एनजाइटी कैसे दूर की जा सके। तो जस्ट रिमेंबर दिस के अगर आपको ये लग रहा है ना कि मुझे एंजाइटी इस वजह से हो रही है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, या आउटकम क्या होगा, तो देखो आउटकम तो इंसान के हाथ में है ही नहीं, ना सिर्फ सीएसएस बल्कि किसी भी जॉब में कहीं भी आप चले जाओ, आउटकम आपके हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में सिर्फ अपनी मेहनत करना है। तो वो इंसान जो है ना अपनी पूरी लगा ले, उससे ये होता है कि स्ट्रेस आपका कम होता है। स्ट्रेस देखो ख़त्म नहीं करना, स्ट्रेस एक अच्छी चीज़ होती है। स्ट्रेस में आपका जो है ना इंटरनली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, आप उसको अच्छे तरीके से कर रहे होते हो, वो चीज़ें आप कर पाते हो जो नॉर्मली एक बंदा नहीं कर सकता। वो चीज़ें आप स्ट्रेस में, वो डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, इंसान कर लेता है, कुछ ना कुछ तो इंसान ज़रूर कर लेता है। और दूसरी बात आपने हमेशा याद रखनी है कि तो क्या हुआ अगर ना हुआ, ठीक है? वो बात की बात है, जो बाद में आपको डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी होता है ना, उसको फिर किसी और टाइम के लिए रख दो। लेकिन अभी ये सोचो तैयारी करते वक़्त, और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान कहता है कि मैं इस दफ़ा इस साल पेपर ना दूँ, अगली दफ़ा मैं बहुत अच्छी कर लूँगा। बिलीव मी, आप जितने मर्ज़ी आप 4 साल भी लगा लें और उसके बाद भी आप पेपर देने बैठेंगे ना, तब भी आपको यही लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। बल्कि अगर आपके पास टाइम है, अटेम्प्ट्स हैं, और पहली अटेम्प्ट आप वैसी रैंडमली दे के देख लो ना, तो बहुत कुछ आपको उस पहली अटेम्प्ट में समझ आ जाता है। और आपको जो है वो जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन होती है उसमें आप पे बहुत चीज़ें डॉन करती हैं। सो सेइंग दिस वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्टेप कि फिर इंसान क्या करे जब एंजाइटी भी हो रही हो और ये भी लग रहा हो। तो देखो बस ये बात आपने सोच लेनी है कि लाइफ में बहुत सारी मोमेंट्स, आंखें बंद करके सोचे कितनी दफ़ा आप लोगों के सामने एम्बैरेस हुए हैं। और अगर तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो शायद कम आप एम्बैरेस हुए हैं, लेकिन इफ़ यू आर अ फ्री थिंकर और आप अपनी विल पावर के बल पे आप बहुत कुछ नया करते रहे हो, तो आपको काउंटलेस टाइम्स लोगों के सामने एम्बैरेस होना पड़ा होगा। तो आप यही सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक एम्बैरेसमेंट होगी ना दुनिया के सामने। और बिलीव मी, इट्स अ गुड फीलिंग जब आप एक दफ़ा एम्बैरेस हो जाते हो, एक दफ़ा आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं, यू बिकम अ मैच्योर पर्सन। आपको बहुत कुछ और समझ आता है, आपको लोगों के रवैया, आपको आप फिर से आप अपनी जो है ना सोच को सही तरह सही सिमत में अलाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ आ जाती है कि इस वक़्त जो है आप जिन लोगों का पहले सोच रहे होते हो, वो इतना मैटर करते ही नहीं आपकी लाइफ़ में, बिकॉज़ दे शो यू दैट कि वो इस काबिल नहीं है कि आप उनका इतना ज़्यादा ध्यान में रखो, उनकी इतनी ज़्यादा परवाह करो। वो एक क्राउड है सिर्फ़, ठीक है? जिसको आप सोच रहे होते हो कि ये मेरी हैप्पीनेस सेलिब्रेट करेंगे। और थर्ड थिंग इज़ कि जो है ना एक सीएसएस टॉपर, वो एक दूल्हे की तरह होता है जिसको पहले दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, बहुत ज़्यादा उसके हर कोई आगे पीछे घूम रहा होता है, और सारा कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। लाइक आप देखो ना कि जो लोग टॉपर्स थे उनकी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो, इंटरव्यूज़ देखो, चीज़ें सारी तो इट्स जस्ट लाइक दैट। उसके बाद 2, 3, 4 साल के बाद वो लोग गुम होना शुरू हो जाते हैं, वो आपको नज़र भी नहीं आते, बिकॉज़ उनकी जो है जॉब वो इतनी डिमांडिंग है, उनका काम इस तरह का है कि फिर वो पब्लिक लाइफ में उस तरह नहीं नज़र आ रहे होते। तो एक ये जो फीलिंग होती है कि लाइक आई विल टॉप द एग्ज़ाम, और फिर मेरे ऐसे मतलब होंगे शशके, और उसके बाद फिर अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा? तो इट्स जस्ट लाइक अनदर जॉब। हाँ, पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ अपने जो प्रेज़ेंट हमारा जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सेटअप है, उससे उसमें अपलिफ्टमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारी मिडिल क्लास के लिए, जिनको और कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं हैं, मुल्क से बाहर वो नहीं जा सकते, जॉब सिक्योरिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में नहीं है उनके पास। तो इसकी अफ़ादियत से तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि आप इसको बहुत सीरियस होके करो। यानी ये सारी बातें कहने का मतलब ये नहीं कि आप नॉन सीरियस होके करो, बिकॉज़ इसका रिग्रेट फिर बहुत अरसा आपके साथ रहेगा, और ये रिग्रेट बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। सो मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने पेपर देना है तो इसमें दो, अपनी मेहनत दो। अगर अपनी मेहनत नहीं दोगे तो उसके बाद जो रिग्रेट होता है वो इट बिकम्स अनबेरेबल, समटाइम्स इट बिकम्स। बहुत कम लोग हैं जो चिल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खैर चिल करते हुए ही पेपर दिया होता है। तो लेकिन अगर आपने इसको बहुत सीरियसली लिया तो आपके नोट्स
लाइक आप उसको समझते हो कि वो नोट्स आपके बच्चे हैं। आपने इतनी मेहनत की होती है अपनी बुक्स पे, अपने नोट्स पे, कि आपका बाद में वो किसी को रद्दी में देना तो दूर की बात, किसी को वैसे भी देने को दिल नहीं कर रहा होता। लोग आपको कह रहे होते हैं कि जी आपका तो हुआ नहीं, चले हमें दे दें, और उस वक़्त दिल पे ना वो छुरी की तरह लगती है बात कि मैं अपने नोट्स क्यों किसी को दूँ। सो सेइंग दिस, आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए। और साथ में एक चीज़ और भी कि बी रियलिस्टिक। ठीक है, अगर आप सीएसएस एस्पायरेंट हैं, आप हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज़ करना सीख रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब-सी बात है कि आपने इस चीज़ को एनालाइज़ ही नहीं किया कि सीट्स कितनी हैं और एस्पायरेंट्स कितने हैं। आपके ये बाद में काम आती है चीज़, जब इंसान क्वालीफ़ाई नहीं कर सकता, आपके पास एटलीस्ट ये आपके पास रीज़न होती है खुद को ब्लेम ना करने की, बिकॉज़ आप इंसान इंसान ही है, उसकी लिमिटेशंस हैं। आप 100% भी डाल लो ना, लाइक फॉर माई सेल्फ, मैं ये सोचती रही, कभी-कभी मुझे ज़हन में आता था कि शायद मैंने इतना मेहनत नहीं की, इतनी काम नहीं किया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं वीडियोज़ बना रही थी एंड आई वाज़ टेलिंग पीपल माई जर्नी और चीज़ें, तो अचानक मुझे ये ख़्याल आया कि मैंने घर भी मैनेज किया, मैंने बच्चों को भी देखा, मैंने किसी को छोड़ा भी नहीं। लाइक मैं अपने कभी-कभी आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप अपने बच्चों को किसी एक घर में, मेके में या ससुराल में छोड़ के आप किसी दूसरी जगह जाके पढ़ लो। लेकिन मेरे पास ना तो ये ऑप्शन थी, ना मैं ये करना चाहती थी, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू अबैंडन माय किड्स। उनके बहुत मतलब इस तरह की एज है, मैं नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये कभी-कभी आपके लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं होता कि आप 100% दे दो। तो अगर उसमें आपका बहुत कुछ जो नेसेसरी चीज़ें हैं ना लाइफ में वो बच रही हैं, तो फिर आप 75% दे दो। अगर आपकी लक होगी ना, तो अल्लाह ताला किसी भी तरह आपको करवा सकते हैं पास। बिकॉज़ आपने जैसे पाक अफेयर्स का रिज़ल्ट इस दफ़ा की डीएमसीज़ देखी होंगी, मेरा लास्ट टाइम 57 स्कोर था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि 18 इस दफ़ा आ गया? इस तरह एंथ्रोपोलॉजी में लास्ट टाइम 73 था और इस साल 37 आ गया। तो इस चीज़ को मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे मेरी लक थी, ठीक है? यहाँ पे नहीं मेरे होना था, अल्लाह ताला को नहीं मंज़ूर था, तो नहीं हुआ। और हो सकता है कि जिसका होना हो उसको इसी तरह उसके जो है मार्क्स फ्लिप हो जाएँ। यू नेवर नो दिस। तो यहाँ पे जब आप अपनी लक पे डालो, फिर मेहनत करो, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, अपनी एंग्ज़ायटी को, और एक जॉब के लिहाज से इसको सोचो। बड़े-बड़े ख्वाब बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, बिकॉज़ लाइफ़ इज़ नॉट लाइक दिस। आपको दूर से लोगों की ना लाइफ़ में लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ है, बहुत अच्छा ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो देखो सीधी-सी बात है, सुकून तो बादशाहों को भी नहीं है। सो ये वाले जो है ना फ़ेयरी टेल ख्वाब, ये इंसान ना बनाए और प्रैक्टिकली, प्रैग्मैटिकली अपनी तैयारी करें। क्या करना है, किस तरह करना है, रूटीन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ अगर कर रहे हो तो आपकी एंग्ज़ायटी बहुत हद तक कम हो जाती है। अपनी ऑब्लिगेशंस आप कर रहे हो, आपको कोई टेंशन, कोई एंग्ज़ायटी, एटलीस्ट इंसान ना अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा नहीं होता कि मैंने ये काम क्यों की, मैंने ये हरकत क्यों की, जस्ट फॉर दिस इतनी मतलब मीन सी चीज़ के लिए, इतना छोटी सी दुनिया के लिए मैंने ये क्यों गलत काम किया। एटलीस्ट क्या, यानी मैक्सिमम जो है ना इंसान, एक इंसान मतलब एक अच्छी फ़ितरत जो होना है ना उसकी, वो बिल्कुल एक अलग बात है। और पैसे कमाना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप पैसों की खातिर अपनी फ़ितरत को बदल दो, आप अपनी अच्छाइयाँ ख़त्म कर दो, आप वो अपनी ऑब्लिगेशंस, अपने रिलेशंस ख़राब कर लो, तो उसका फिर क्या फ़ायदा इन सारी मतलब सक्सेसेस का, फिर लिटरली कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। फिर वही बात कि इंसान जो है ना वो पैसे और ओहदे का ही होके रह जाता है, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी से चली जाती हैं। एंड लास्टली हमेशा इस बात में कुछ लोग ये इस तरह के होंगे जिनको रिश्तों का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलमोस्ट जो लोग जॉब नहीं कर रहे होते और वो सीएसएस के लिए एस्पायर कर रहे होते हैं, तो उनका रिश्तों का भी प्रॉब्लम होता है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे होते, वो इसी उम्मीद में कर रहे होते हैं कि चलो एक दफ़ा सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर रिश्ते आएँगे। लेकिन जिन लोगों के अच्छे रिश्ते आ गए हैं, कभी डिले ना करें, बिल्कुल भी उस चीज़ को लटकाएँ ना। और अगर मतलब कोई आपको अच्छा लग रहा है ना किसी का, यानी नॉर्मल इंसान है, ठीक है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है और कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि आप इनकार कर दो, तो वो रिश्ते को इनकार नहीं करना चाहिए सिर्फ़ इस उम्मीद पे कि मेरा सीएसएस क्लियर हो गया तो मुझे कोई बहुत अच्छे आसमान से तारे टूटे हुए मेरे लिए आएँगे।
समटाइम्स इट हैपन्स कि आपका जो इमीडिएट फैमिली होती है वो टॉक्सिक होती है। आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलता है, कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई और आता है और हो सकता है वो भी एक टॉक्सिक फैमिली से सफ़र कर रहा हो, बट व्हेन यू टू आर टुगेदर तो आपको आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है। तो आगे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ में, जिनके अटेम्प्ट्स हैं, जिनकी एज का कोई इशू नहीं है। तो माय सिंसियर एडवाइस इज़ कि शादी कर लो। आप लोगों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आपको रियलिटीज़ ऑफ लाइफ ज़्यादा नज़र आती हैं। आपको जो है ना इकोनॉमिकली आप दोनों अपने गोल्स को ज़्यादा क्लियरली परस्यू कर सकते हो, क्योंकि फिर इंसान को एक अच्छा साथ मिल जाता है। और यहाँ पे यही बात के अच्छे की बात कर रही हूँ मैं। और यू नेवर नो, किसी भी किस्म का आउटकम जो है हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। शादी भी इज़ लाइक अ CSS रिज़ल्ट, ठीक है, इट्स प्रोन टू रिस्क। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आई शुड एड्रेस देम, और बाकी बातें फिर बाद में होंगी। और इसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल भी उसको जो है ना इतना वो कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम मेरी राइटिंग का ये इशू है। देखो, राइटिंग अगर पढ़ी जा रही है तो कोई मसला नहीं, अगर आप अपनी लिखी हुई चीज़ पढ़ सकते हो ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें यानी फूल बूटे नहीं लगे हुए, तो ठीक है, वो चल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ऐसे मतलब अच्छे-अच्छे उनका वो जो है ना हो जाता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं आज नहाना। तो ऐसे जो है ना बिल्कुल ऐसे होता है कि किसी की राइटिंग नॉर्मल से भी यानी थोड़ी-सी कम होती है लेकिन पढ़ी जाने के काबिल है, तो इट्स ओके। इन चीज़ों का, इन छोटी बातों का आपने स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि पेपर जो है ना, मज़े की बात ये है कि अगर आपने CSS के पेपर से पहले 1-2 NTS के या इस तरह के छोटे-मोटे पेपर्स आप दे आएँ, ऑल्दो कि आपकी फ़ीस तो लगेगी, लेकिन आपको ना एक बड़ा वो अपलिफ्टमेंट होगी, आपको पेपर में फ़ायदा होगा। जो खौफ है ना वो उतर जाता है पेपर का। और इसके अलावा अगर मॉक्स देने हैं तो मॉक्स किसी ऐसी जगह जाके दें जहाँ पे आप फिज़िकली बैठ के दें। घर पे ऑनलाइन मॉक्स देने का ना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। आप उस सिचुएशन में बैठे नहीं होते, आपका खौफ या डर उस तरह से नहीं उतरता जो एक एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के उतरना चाहिए ना, जो नहीं होनी चाहिए आपके अंदर खौफ की कैफ़ियत। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसके अलावा एस्से की बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं। देखो, बस एस्से का एक ही इलाज है कि आप बस लिखो, 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 बहुत ज़्यादा लिखो। उसके ऊपर ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उसके ऊपर बहुत वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। एस्से आपको तभी लिखना आएगा जब आप उसको लिखोगे। 1 या 2 एस्से लिख लोगे ना तो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। बाकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल परेशान कुन सी होती हैं, छोटी-छोटी बातें होती हैं। फर्स्ट टाइम जो दे रहे होते हैं उनको ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं, जो सेकंड अटेम्प्ट वाले होते हैं वो उस चीज़ से, उस फेज़ से गुज़र चुके होते हैं और काफ़ी सारे मतलब उन्होंने क्लियर कर लिया होता है, क्वालीफ़ाई काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, तो उनको पता होता है कि जो चीज़ें उनको परेशान कर रही थी, उन परेशानियों के बावजूद उनका पेपर पास हो चुका है। तो एज़ सच इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन चीज़ों का।